KTN खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी नज़रिया हमारा। नाज़रीन, KTN खिलाफत न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम आपकी बात हमारे साथ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मेहमान हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के फिजिकल डिपार्टमेंट में विभागाध्यक्ष डॉक्टर नीरज जैन जी। हम डॉक्टर नीरज जैन जी से बात करेंगे, जिन्हें अभी हाल ही में वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड से नवाजा गया है शिक्षा के उन्नयन और युवा नेतृत्व को लेकर। डॉक्टर नीरज जैन ने इस विषय पर काफ़ी काम किया है और वजह रही है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के नाम हुआ है। सीधा रुख करते हैं डॉक्टर नीरज जैन। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हुआ है शिक्षा के उन्नयन और युवा नेतृत्व को लेकर। क्या कुछ खास रहा है इसमें? देखिए, ये पहले तो मैं यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों का और कर्मचारियों का, साथ ही शिक्षकों का बहुत आभारी हूँ कि जिनकी मेहनत की वजह से मुझको ये मुकाम मिला है। ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम आया है। मैंने डबल क्राउन लिया है इस विश्वविद्यालय में। शताब्दी वर्ष के इस विश्वविद्यालय में 45 वर्ष मेरे हो गए हैं यहाँ पर। तो छात्र संघ का 86-87 में मैं महामंत्री बना। 89 से 91 में छात्र संघ का अध्यक्ष रहा। फिर मैं 2010 से 12 तक शिक्षक संघ में कला प्रतिनिधि रहा। 12 से 14 तक मैं शिक्षक संघ का महामंत्री रहा और 31 जनवरी 2019 को शिक्षक संघ का मैं अध्यक्ष बना। तो ये डबल क्राउन हासिल करने वाला विश्व का मैं अकेला पहला व्यक्ति हूँ जो छात्र और शिक्षक दोनों की एसोसिएशन में दोनों पदों को हासिल किया, और दोनों बहुत महत्वपूर्ण पद हैं। इसलिए मुझको यहाँ पर इससे नवाजा गया। तो जिस तरह से आपने इस विषय पर काम किया और लोग इससे प्रेरित भी काफ़ी हुए हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय का एक इतिहास रहा है कि छात्र छात्राओं को लेकर जो भी समस्याएं हुआ करती थी, आपके एक रिजीम में वो तमाम चीज़ें खत्म हुई हैं और आगे काफ़ी काम आपने किया। यही नहीं, शिक्षकों के लिए भी आपने काफ़ी काम किया। कैसा रहा था वो सफ़र आपका? देखिए, बहुत बेहतरीन रहा। मैं तो समझता हूँ किसी भी व्यक्ति के लिए छात्र जीवन से सुनहरा कोई जीवन ही नहीं होता। छात्रों की समस्या हम लोग के समय में बहुत होती थी। छात्रावासों में पहले बल्ब चला करते थे, बल्ब के स्थान पर हमने ट्यूबलाइट लगवाई। उस वक्त टेलीविज़न का चलन हुआ ही था। तो छात्र संघ महामंत्री बनने के बाद हमने अपट्रॉन से बात करके, प्रोफेसर SP नागेंद्र जी वाइस चांसलर थे, उनसे रिक्वेस्ट किए। फिर अपट्रॉन से बात करके हर हॉस्टल में ब्लैक एंड वाइट TV लगवा दिया, ट्यूबलाइट लगवाई। पानी पीने वाले हमने वाटर कूलर सब जगह रखवाए। आप जाइए लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में घूमिए तो जगह जगह पेड़ों के नीचे सीमेंट की बेंच बनी हुई है, वो हम लोगों ने बनवाया। अभी गेट नंबर 1 के पास आजकल वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड रखे हैं। सूचना केंद्र का निर्माण हमने करवाया। तो कार्य हमने बहुत कराए। क्वाड्रेंगल में जाइए जहाँ पर विश्वविद्यालय छात्र संघ की शपथ हुआ करती है, जहाँ से कन्वोकेशन हुआ करता है, जहाँ पर 15 अगस्त 26 जनवरी मनाई जाती है, उस स्थान पर उस पार्क में हमने लगभग 70 अशोक पैडोला के पेड़ लगवाए। और पेड़ भी हमने बड़ी बड़ी अजीम शख्सियत से लगवाया। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, मरहूम चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, बाबा पृथ्वी सिंह आज़ाद सीमांत गांधी के नाम से मशहूर है, वो थे। कम्युनिस्ट पार्टी के AB वर्धन रहे। इस तरह से हमारे जूरिस्प्रूडेंस की एशिया की सबसे बड़ी यात्री मरहूम प्रोफेसर श्रद्धा कुमारी जी हमारे यहाँ डीन भी रही हैं, उनके द्वारा पेड़ लगवाए। तो इस प्रकार के हम लोग कार्य करें और रचनात्मक कार्यों को करने में बड़ा आनंद आता था। हम लोग अगर 10 पैसे बढ़ जाते थे, 3 रुपये का फॉर्म तब 5 रुपये हो गया, 5 रुपये का फॉर्म जब 20 रुपये हुआ तो बवाल हुआ। हम लोगों ने कहाँ से पैसे आएंगे, और आंदोलनों में हम लोगों ने बहुत हिस्सा दिया। वो आंदोलन आगे चल के एक इतिहास बने और उस इतिहास का हमें फ़ायदा मिला। शिक्षक बनने के बाद तो कोई भी शिक्षक संघ का अध्यक्ष महामंत्री हो जाता है, लेकिन छात्र संघ का महामंत्री अध्यक्ष बनना हो, वहीं शिक्षक संघ का महामंत्री अध्यक्ष बनना उसी विश्वविद्यालय में अपने आप में एक बड़ी बात होती है। और मैं छात्राओं का विशेषकर बहुत शुक्रगुजार हूँ कि महामंत्री के पीरियड में मुझको 543 वोट छात्रों के पड़े थे, उनमें 534 वोट मुझको मिले, 7 वोट इनवैलिड हुए और 2 वोट जो है हमारे 9 नेताओं में बटे। उस वक्त काउंटिंग कर रहे थे प्रोफेसर बलराज चौहान जी वर्तमान में, तो उन्होंने काउंटिंग की बड़े खुश थे और DM ने भी कहा कि लग रहा है कि ये नीरज तो कृष्ण कन्हैया है। और जब मैं अध्यक्ष बना तो 1083 वोट लड़कियों के पड़े, पूरे 1083 वोट छात्राओं को मुझको मिले। तब से बिल्कुल समझिए मेरा जीवन परिवर्तित हो गया। और आज अच्छा है कि मेरे 2 बेटियां हैं। मुझे तमाम
उस वक्त की छात्रों ने जो वोट दे के मुझे विजयी बनाया, तो मुझे लग रहा है कि परिणाम बहुत अच्छा है। लखनऊ विश्वविद्यालय में जब आपका पदार्पण हुआ है, एक आक्रामक छात्र राजनीति के रूप में आपको पहचाना गया। उस समय अरविंद सिंह गोप जी, रविदास मल्होत्रा जी या निर्दोष कुमार जी की बात करें, दिनेश शर्मा जी की बात करें, एक वातावरण बना था छात्र राजनीति में, और उस वातावरण में आपने एक अपना अलग स्थान बनाया। क्या अनुभव रहा उसका? देखिए, जब मैं विश्वविद्यालय आया तो मेरे राजनीतिक गुरु हुए नेता निर्दोष कुमार, और यहाँ पर जातवाद का बहुत नंगा नाच था। आज भी है, पूरे देश की राजनीति नहीं, पूरी दुनिया की राजनीति जातवाद पर या रंग भेद नीति पर, किसी न किसी नीति पर आधारित है। हम पूरे विश्व के परिवेश में चर्चा करें तो क्रिश्चियन में कैथोलिक प्रोटेस्टेंट का है, मुस्लिम में शिया और सुन्नी का है। हिंदुस्तान में तो आप समझिए कि 5000 भाषाएं बोली जाती हैं, तो अलग अलग जातियों की उपजात की भी और प्रजाति, इनमें झगड़ा झंझट होता है। हमारे विश्वविद्यालय में उस वक्त हम जब आए तो यहाँ पर पूर्वांचल और लोकल का, हॉस्टलर और बॉर्डर का, ठाकुर और पंडित का भयानक ये सब था। हमने सोचा ऐसे में सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। हम पेशे से खिलाड़ी थे, स्टेडियम से हम लोग 50-100 लड़के लेके आते थे, यहाँ पे परेड करते थे, खेलते तो चले जाते थे। हमारे पास फॉलोइंग बहुत थी, तमाम नेता हम लोग को अपनी तरफ आकर्षित करते थे, लेकिन हम लोग किसी चीज़ में नहीं पड़े। हमने कहा कि इस समर्थन का, जन समर्थन का हम अपने आप फ़ायदा उठाएंगे, तो हमने उसका फ़ायदा उठाया। 1983 में दिनेश शर्मा जी वगैरह लखनऊ विश्वविद्यालय में आए। ये हमारे चुनाव के प्रचारक थे, बहुत इन्होंने जिंदाबाद किया, हमारा खूब जिंदाबाद किया। अरविंद सिंह गोप वगैरह आए 86-87 में, ये 88 में लखनऊ विश्वविद्यालय आए। जब हम अध्यक्ष थे तो हमारे महामंत्री मिले। हमारे को बराबर में बहुत जन समर्थन मिलता चला गया, क्योंकि हम लोकल के थे और हम हॉस्टल में आके रहने शुरू कर दिया था। तो हमने डे स्कॉलर और बॉर्डर की खाई को पहले पाटा, जातवाद की खाई को हमने पाटा। और जान लीजिए कि जब हम महामंत्री हो तो 5 जन थे इस विश्वविद्यालय में। 5 जन में हम कैसे जीत सकते थे? तो हमने जातवाद का नाश किया और हम जीते। निश्चित रूप से 80 के दशक में शारीरिक शिक्षा को लोग ज़्यादा वरीयता नहीं देते थे, और ऐसा माना जाता था कि घरों में भी लोग इसको अच्छा नहीं समझते थे। लेकिन वर्तमान में शारीरिक शिक्षा का सर्वांगीण विकास हुआ, और आपके कार्यकाल में काफ़ी इसको जो है प्रमुखता से देखा गया है, और लोग इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऐसा क्या रहता है शारीरिक शिक्षा को लेकर? अक्सर लोगों की मानसिकता रहती है कि अपनी बेटियों को, अपनी लड़कियों को जो है इस विषय पर नहीं मान्यता देते हैं या जाने देते हैं। देखिए, पहली चीज तो मिसकंसेप्ट में पूरी सृष्टि के लोग जिंदा हैं और रह रहे हैं। मिसकंसेप्ट मतलब मिथ्या धारणा। शारीरिक शिक्षा का मतलब, जहाँ सर्वांगीण विकास, शारीरिक शिक्षा शारीरिक क्रियाओं से ही बनी है। मैं कहता हूँ कि मनुष्य की उत्पत्ति ही, सृष्टि में मानव उत्पत्ति ही, या चाहे जीव की उत्पत्ति हो, किसी की उत्पत्ति शारीरिक क्रियाओं से ही हुई है। तो शारीरिक क्रिया एक बिल्कुल नेटिव लक्षण है, जिसको कोई मिटा नहीं सकता। हाँ, लोगों ने अलग अलग दौर में अलग अलग समझा, और उसके लिए शारीरिक शिक्षा भी खुद दोषी है। उन्होंने शारीरिक शिक्षा को पीटी मास्टर के रूप में लिया, वो गलत था। जबकि शारीरिक शिक्षा के विषय आज आप देख रहे हैं तो इसके अंदर बायोमैकेनिक्स मिलेगी आपको इसमें स्टैटिस्टिक्स मिलेगी, आपको इसमें केमिस्ट्री मिलेगी, बॉटनी मिलेगी, फिलॉसफी मिलेगी, पॉलिटिकल साइंस मिलेगा, हिस्ट्री मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगा, जोलॉजी मिलेगी, आपको एनवायरमेंट साइंस मिलेगा, ज्योग्राफी मिलेगा, जियोलॉजी मिलेगा। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, इवन कंप्यूटर से लेकर मेडिकल साइंस, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, किन्सियोलॉजी आपको मिलेगी, स्पोर्ट्स मेडिसिन मिलेगी, आपको एथलेटिक इंजरीज मिलेगी, हेल्थ मिलेगी। ये वाइडर रेंज, वर्ल्ड वाइड जितने भी सब्जेक्ट है, सबका एक संपूर्ण शारीरिक शिक्षा है। तो ऐसे विषय को लोगों के बीच में लेके जाने के लिए उस वक्त की तत्कालीन सरकार ने एक काम किया, एनसीटी बनाया, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एक्ट, और ये हमारा 17 अगस्त 1993 को एक्ट के रूप में यहाँ आया, और 1995 से इसके तहत कुछ पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए। जो विषय मैंने आपको बताया, ये सब शारीरिक शिक्षा के विषय हैं। तो हमने ये बताया कि वी आर नॉट ए प्लेयर, हम लोग खेलते नहीं हैं, खिलाड़ी हैं। हम यहाँ खिलाड़ी भी नहीं है, हम यहाँ उनको ये बताते हैं कि तुम कैसे खेलते हो, और इस वक्त तुम्हारा कौन सा शरीर का अंग, कौन सा लीवर और कौन सा लौ लगा है, उसको हम पढ़ाते हैं। उसी में हमारे पाठ्यक्रम यहाँ चलते हैं। एक सवाल, वर्तमान राजनीति पर सवाल करूँगा। कहा जाता है कि मोदी युग चल रहा है, उत्तर प्रदेश में योगी युग चल रहा है। जिस तरह से घटनाएं घट रही है प्रदेश में, जो आपराधिक ग्राफ बढ़ा है, उत्तर प्रदेश की बात करूँगा, और पूरे देश में एक जो माहौल बना है,
उसको लेकर आज की जो राजनीति है उस पर आपकी क्या सोच है? देखिए, मैं तो किसी युग से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, ना मोदी युग है ना योगी युग है। ये बात तो ये इस वक्त तो कोरोना का युग है, ठीक है। और राजनीतिक दलों पर टिप्पणी करना अच्छा इसलिए नहीं लगता है। हाँ, इनका हम विश्लेषण कभी करेंगे और करते हैं अक्सर। राजनीतिक दलों ने सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों का नुकसान किया है, छात्रों को इस्तेमाल किया है, कभी उनको कुछ दिया नहीं है। बेरोजगारी बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, जातीय हमले हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो जातीय हमलों की बहुत बाढ़ आ रही है। और एक तो मिसकंसेप्ट में लोग जी रहे हैं ना, वो हिंदू मुसलमान की खाई बराबर बहाई जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जिस देश में हमें अपना आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए, वहाँ जाति दंगा होना एक बड़े शर्म की बात है। और राजनीति के उच्च शिखर पर बैठ के अगर हम देशवासियों को अपना न माने, हम कहें कि ये फलाने का युग है, फलाने का युग है, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं। कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपदा में अवसर निकालने की बात की है, और दूसरी तरफ देश के 75% ऐसे संस्थान हैं, सरकारी और गैर सरकारी, जिनको बेचा गया है और आगे भी बेचने की कार्रवाई चल रही है। BSNL की बात करेंगे, सोशल मीडिया की बात करेंगे, या फिर एटलस साइकिल की बात करेंगे, ऐसे तमाम, और यहाँ तक एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन से तमाम बेचने की प्रक्रिया चल रही है। क्या लगता है आपको, एक युग ऐसा था कि देश के धरोहरों को बचाने के लिए नेता प्रयास करते थे और आज उन्हीं धरोहरों को बेचा गया? प्राइवेटाइजेशन भारतीय संविधान में एक अपराध है, एक बहुत बड़ा क्राइम है। और प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि हम फिर वही 250 वर्ष जो हमें अंग्रेज गुलाम बना गए थे, हम उसकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं। हमारी अब स्वतंत्रता नहीं रहेगी, हम कुछ अपने आप कर नहीं पाएंगे। तो ऐसे में प्राइवेटाइजेशन, ये जो निजीकरण है, निजीकरण मुल्क को बर्बादी की तरफ ले जाएगा। इसको आज आप नोट कर लीजिए। और निजीकरण होना बिल्कुल देश के लिए अच्छा नहीं है। एक सवाल और इसके बाद आखिरी सवाल होगा। जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि कोरोना का आड़ लेकर, कोविड-19 को लेकर लोगों के, देश की 135 करोड़ जनता को जिस तरह से भ्रमित किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कोरोना का रिकवरी रेट अब बहुत कम हो गया, लेकिन डेथ रेट बढ़ रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, मैं तो डे फर्स्ट से कह रहा हूँ, कोरोना मीन्स नथिंग। ये जो अभी ये किताब मेरे पास नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा। कोरोना में जैसे आप ये अपने सड़क परिवहन मंत्री, आप जान रहे हैं कि भारतवर्ष में प्रतिदिन 26,000 से 30,000 एक्सीडेंटल डेथ होती थी। और कोरोना में कितनी डेथ हुई पर डे, आप लगा लीजिए। दूसरा, कोरोना है क्या? अगर कोरोना इतनी विभत्स बीमारी थी तो अभी 6 दिन पहले अखबार में आया है कि एंटीवायरल उससे दवाइयों से इसका इलाज हो रहा है। इसका मतलब यू आर मेकिंग फूल टू ऑल। दूसरी चीज, हम कह रहे हैं कनिका कपूर पहला उत्तर प्रदेश का केस था, 5 बार पॉजिटिव होने के बाद कैसे बच गई? दूसरा, खाली जो मरे हैं आप उनका उठा लीजिए। जैसे कमला रानी जी मर गई, माननीय मंत्री जी, और माननीय मंत्री चेतन चौहान जी मर गए। इनकी मेडिकल हिस्ट्री उठाइए, ये सब बहुत ऑलरेडी बीमार थे। मैं 1 करोड़ रुपया देने को तैयार हूं, आप मीडिया के माध्यम से भारत सरकार के गृह मंत्री और WHO के लोगों से 1 घंटे का पैदा हुआ शिशु से लेके और सबसे अधिक आयु के एक बुजुर्ग तक की आप चर्चा कर लीजिए। एक व्यक्ति 100% जो कोरोना से मरा हो, हमें दिखा दीजिए, 1 करोड़ रुपए ले जाइए। WHO में डॉक्टर डेविड समाधी का एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने एक वीडियो वायरल किया था। उन्होंने कहा था जो कोरोना का वायरस है ये एसिम्प्टोमेटिक है, इसका मतलब ये होता है ये एक दूसरे से ट्रांसमिशन नहीं इसका होता है। देयर इज नो नीड ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, देयर इज नो नीड ऑफ टू वियर मास्क। लेकिन उसके बावजूद भारत में जिस तरह का एक माहौल पैदा किया जा रहा है लोगों में कि मास्क लगाना अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन अनलॉक 5 अब आने वाला है, सिनेमा हॉल भी खोले जाने वाले हैं और जो बंद संस्थान है उन्हें भी खोला जा रहा है, शिक्षण संस्थान नहीं खोले जा रहे। शिक्षण संस्थान भी खोले जा रहे हैं। प्रोफेसर वाइस चांसलर हमारे यहाँ प्रोफेसर आलोक कुमार राय हैं, अभी परसों मीटिंग हुई है, उन्होंने कहा है, सरकार से बात की और 10 दिन के अंदर लखनऊ विश्वविद्यालय भी खुलेगा। देखिए, एक बात जानिए, अगर कोरोना एक महामारी है, हम इससे वो अलग नहीं है, हम मानते हैं कि होगी महामारी। हमने आज तक अपने हिसाब से हम मास्क चिन्ह पर रखते हैं कि हाई स्कूल पास एक सिपाही मुझको रोक न ले और मेरी कार का फोटो लेके 1000 रुपये चालान न भेजे। पुलिस की जाति भी बढ़ी है, पुलिस ने एक तरह अच्छा काम किया, सराहनीय का, लेकिन पुलिस की जाति भी बढ़ी। ये योगी सरकार का, योगी जी का, मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने पुलिस से ये सब चीज़ें छीन ली, तो कुछ जनता की आपको परेशानी कम हुई है। आप ये बताइए कि अगर कोरोना
इतनी महामारी है तो क्यों आपने तीसरे लॉकडाउन में कुछ खोला, चौथे में खोला, पांचवें में आप सब खोलने जा रहे, क्यों खोल रहे हैं? प्रश्न देखिए आप, अगर कोरोना इतनी बड़ी महामारी थी तो आपने होम क्वारंटाइन का कैसे आर्डर कर दिया? एक एक शब्द गौर कीजिए हमारे। दूसरा, अगर इसको ह्यूमन चेन बना करके इसको हमको ह्यूमन चेन के डिस्टेंस करने का सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी सर, ये सोशल रिलेशन की डिस्टेंसिंग है। लोग अपने घर दूसरे के घर नहीं जा रहे हैं। आप देखिए मेरे पास दिन भर में रोज 150-200 लोग मिलते हैं। मैं शिक्षक संघ का अध्यक्ष भी हूँ और मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। मैं एक सामाजिक जीव हूँ, मैं सबके पास जाता हूँ, गरीब अमीर सबके पास जाता हूँ। अभी आप यहाँ से निकलिए, चले जाइए हनुमान सेतु से और 1 किलोमीटर के दायरे में हजारों लोग आपको मिलेंगे जो मास्क नहीं लगाए, कोई नहीं मर रहा। सावधानी बरतना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन गलत फहमी फैला के सावधानी बरतवाना ये बहुत बड़ा पाप है और हर पाप भुगते बिना कोई जाएगा नहीं। कोरोना में मैंने बहुत पहले पढ़ा था, CORYZA, कुराइजा एक शब्द है। कुराइजा के माने होता है ठंड, सर्दी जुकाम, सर्दी जुकाम और बुखार। और कोरोना जो आप बताते हैं उसका भी सिम्टम यही है। अगर कोरोना इतनी बड़ी महामारी है जिसका अभी तक वैक्सीन नहीं मिला तो हाइड्रोक्लोरोक्विन से क्यों उसका इलाज हो रहा है? क्यों भाई? हाइड्रोक्सी है ना, क्यों हो रही है? दूसरा पैरासीटामोल, तीसरी कोई दवा नहीं है। अंत में लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र और छात्राओं को केटीएन खिलाफत न्यूज पर आपकी तरफ से कोई संदेश? बच्चे, ठीक है कोरोना एक महामारी नहीं कि एक हवा है, फिर भी भारत सरकार की गाइडलाइंस, राज्य सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें। सावधानी बरतना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन डरे नहीं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपना काम खोल के करें और अगर आवश्यक ना हो तो ना आए, घर से बाहर ना निकलें और शिक्षण संस्थाएं खोलें, अच्छे से लोग नौकरी करें, क्योंकि इस कोरोना ने बेरोजगारी को और बढ़ाया है। प्राइवेट स्कूलों ने तमाम रोजगार वाले कर्मचारी से लेकर शिक्षकों को निकाल दिया है, तनख्वाहें नहीं मिल रही है। ऐसे में और अभी आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तंगी आएगी, इसलिए धैर्य का परिचय सब लोग दें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के हमारे इस खास कार्यक्रम आपकी बात, हमारे साथ में हमारे मेहमान थे लखनऊ विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग में विभागाध्यक्ष डॉक्टर नीरज जैन साहब ने हमें हर एक सवाल का बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया और तर्क और तथ्य के साथ जवाब दिया। उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर नीरज जैन जी शिक्षा के उन्नयन और युवा नेतृत्व को लेकर जो काम कर रहे हैं पूरे विश्व में इसकी सराहना की जा रही है और आने वाले समय में उनके द्वारा किए गए अन्य कार्यों से भी लोगों को, छात्र छात्राओं को लाभ अवश्य मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर किसी ऐसी शख्सियत के साथ होंगे, तमाम ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।